मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे सन ऑफ मल्लाह की। बिहार में सन ऑफ मल्लाह मतलब यानी मुकेश सहनी यानी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो। मुकेश सहनी मतलब बिहार का बड़बोला नेता या बाहुबली नेता। फैसला अभी तक हुआ नहीं है। वैसे कई चुनावों में मुकेश सहनी के बड़बोलेपन और उनके बाहुबल मतलब यहां पर कोई शारीरिक बाहुबल की बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि बाहुबल मतलब यहां पर मुकेश सहनी की राजनीतिक शक्ति की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसके बीच कहीं ना कहीं द्वंद्व रहा है। ठीक है, जितना लंबा लंबा मुकेश सहनी फेंका करते हैं वैसा चुनाव में प्रदर्शन अब तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, और जो परिस्थितियां बन रही है वो परिस्थिति बन रही है कि चुनाव तो पता है इसी वर्ष चुनाव होना है। 6 से 7 महीने का समय है बिहार में। वर्तमान समय में मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव के तरह ही अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, महागठबंधन के साथ है। याद होगा आपको पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में अंतिम जिस दिन नामांकन प्रथम चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन था, उससे एक दिन पहले मुकेश सहनी संयुक्त संवाददाता सम्मेलन से ये कहते हुए बाहर निकले थे कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा भोंक दिया। ठीक है, अब इस बार तेजस्वी यादव छुरा भोंकेंगे या मुकेश सहनी छुरा भोंकेंगे ये तो देखने की बात होगी। लेकिन एक बात सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है वो ये कि मुकेश सहनी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया। इस बात पे बहुत हद तक शक होता है। शक क्यों होता है? इसलिए कि ऐसा दावा जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो मुकेश सहनी की तुलना में कई गुना मजबूत बिहार के बड़े राजनेता रमई राम, अब वो रहे नहीं, लेकिन रमई राम भी किया करते थे। रमई राम लगातार लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार में 15 वर्षों तक मंत्री भी रहे, लेकिन एक अदद डिप्टी सीएम का पद जीवन भर रमई राम मांगते रहे लालू परिवार से। लालू प्रसाद ने नहीं दिया। ये एक उदाहरण है केवल, लेकिन मूल बात यह है कि लालू प्रसाद कभी भी नहीं चाहते कि बिहार में उनके गठबंधन में या फिर उनकी पार्टी के अंदर सत्ता का कोई दूसरा केंद्र खड़ा हो। क्योंकि जिस दिन सत्ता का दूसरा केंद्र खड़ा होगा उस दिन फिर तेजस्वी यादव की राजनीतिक जो मजबूती है, जो एकाधिकार है राष्ट्रीय जनता दल पर या फिर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो गठबंधन है, उस गठबंधन में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कमजोर पड़ जाएंगे। और यही परिस्थितियां रही थी जिस कारण से लालू यादव जब खुद उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा था, तो उन्होंने अपनी पार्टी में किसी अन्य व्यक्ति को नेता बनाने के बजाय अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बनाना उचित समझा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रखकर ही लालू यादव बिहार में शासन करते रहे। ठीक है, तो यह बात स्पष्ट है नंबर 1। नंबर 2 इसलिए भी स्पष्ट है कि एक बात तो तय है कि जो मुकेश सहनी महागठबंधन में मार्जिनल पार्टनर है, इनसे बड़े पार्टनर्स महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी होगी। इनसे मुकेश सहनी से अधिक सीटों पर कहीं ना कहीं सीपीआईएमएल के लोग लड़ेंगे। तो अगर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाती है अगर राष्ट्रीय जनता दल, तो निश्चित रूप से कांग्रेस क्या करेगी? झोला ढोएगी तेजस्वी यादव का या मुकेश सहनी का। चलो, तेजस्वी यादव का झोला तो ढो रही है कांग्रेस पार्टी बिहार में, क्या मुकेश सहनी का झोला ढोने के लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार होगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह भी है कि सामाजिक कारणों से ठीक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले में गठबंधन के लिए तैयार हुआ राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन क्या भाकपा माले मुकेश सहनी का उप मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व स्वीकार करेगी? यह भी सवाल है। तो इन सब सवालों का जवाब तो चुनाव में मिलेगा, और उससे भी बड़ा सवाल का जवाब यह मिलेगा कि मुकेश सहनी को पहले तेजस्वी यादव सीटें कितना देंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। यह 9 लाख का सवाल है। 9 लाख का सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार जब चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, मुकेश सहनी को जो सीटें मिली चुनाव में लड़ने के लिए, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो जब राष्ट्रीय जनता दल से उनको 4 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, 2020 का विधानसभा चुनाव जब एनडीए में थे बीजेपी से 10 सीटें मिली विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव
जब महागठबंधन से 3 लोकसभा सीटें मिली चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर उन चुनावों के परिणामों का हम विश्लेषण करते हैं जब, तो मुकेश सहनी की असली राजनीतिक हैसियत स्पष्ट समझ में आती है। 19 के लोकसभा चुनाव से ही शुरुआत करते हैं। 4 लोकसभा सीट लड़े मुकेश सहनी, खुद उम्मीदवार थे खगड़िया से, एक भी सीट नहीं जीत पाए और चारों सीट हारे बड़े बड़े मार्जिन से। ठीक है, उसमें खगड़िया और में जहां वो स्वयं उम्मीदवार थे, और मधुबनी जहां से बद्रीपुर में एक व्यवसायी को टिकट दिया गया था, बड़े मार्जिन से चुनाव में हार हुई थी उनकी, चारों सीट हारे। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव एनडीए से लड़े, उस बार सही है 4 विधायक चुनाव जीते, लेकिन वो चारों जो एमएलए जीते मुकेश सहनी के, वो चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे। सिंबल केवल था मुकेश सहनी का, उम्मीदवार बीजेपी का था, ताकत बीजेपी की लगी हुई थी, तो फिर क्रेडिट तो बीजेपी को ही मिला। और जब मुकेश सहनी बीजेपी से अलग हुए, चारों के चारों विधायक जो है अपना पगहा लेकर ही जो है बीजेपी के साथ चले गए। मुकेश सहनी टपला खाते रहे। स्थिति यह हो गई कि मुकेश सहनी को बिहार के सरकार के मंत्रिमंडल से भी नीतीश बाबू ने निकाल दिया बीजेपी के कहने पर। फिर आइए 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी क्या हुआ, इसमें भी 3 सीटें लड़े। तीनों सीट पर, एक भी सीट पर न तो उनका अपना उम्मीदवार था, तीनों के तीनों उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे और तीसरा उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे। मतलब उनकी पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं है, और तीनों जो लड़े उनकी पार्टी के टिकट पर, तीनों के तीनों चुनाव हार गए। और जब चुनाव हार गए, और एक और सबसे नोटिसेबल विषय यह है कि डॉक्टर राजभूषण आजाद, या डॉक्टर राजभूषण निषाद कह लीजिए आप, जो पिछली बार मुजफ्फरपुर से वीआईपी के टिकट पर लड़े थे, मुकेश सहनी की पार्टी से लड़े थे, तो हार गए थे। इस बार वही कैंडिडेट, वही उम्मीदवार जब बीजेपी से चुनाव लड़े तो बड़ी मार्जिन से उनकी जीत हुई। तो साबित क्या हुआ? साबित यह होता है कि मुकेश सहनी की पार्टी का टिकट जिताऊ नहीं है। तो किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, किसी भी नेता का, उसकी उपयोगिता परिणाम से ही साबित होती है। तो मैंने जैसा बताया अभी 3 चुनावों का परिणाम, तो उस परिणाम से ही मुकेश सहनी की कितनी उपयोगिता है, इस बात को समझने में मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से बीजेपी को समझ में आ गई 2020 में चुनाव के बाद, तेजस्वी यादव को नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तुलना में तेजस्वी यादव के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव किसी पद के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। और पिछली बार हमने देखा कि तेजस्वी यादव अपने एक अहम सहयोगी कांग्रेस पार्टी के औसत प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। 70 सीटें लड़कर कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई। अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लगभग 40-45% का भी रहा होता तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। तेजस्वी पिछली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उसका एकमात्र कारण था कांग्रेस को उसकी हैसियत से अधिक सीटें दी गई। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव इस बात का दोबारा खतरा उठाएंगे कि अपने सहयोगियों को उसकी हैसियत से अधिक सीटें दें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार भी विधानसभा का चुनाव तेजस्वी यादव के लिए, लालू परिवार के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। तो इसीलिए मुकेश सहनी क्या करेंगे, अंतिम क्षण तक अनुमान लगाना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि मुकेश सहनी का भविष्य इस चुनाव एक बार फिर से दांव पर लगा हुआ है। देखना है कि मुकेश सहनी का नाव 2025 के विधानसभा चुनाव में किस किनारे लगता है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये नाव जो है अभी जो बीच नदी में चल रही है, अभी
माने आरजेडी दफ्तर के अधिक नजदीक दिख रही है। ऐसा तो नहीं कि पिछले चुनाव की तरह ही फिर एक बार नया झोंका आए और सीधा इस पार नहीं बल्कि उस पार मुकेश सहनी का नाम लगे। मतलब मुकेश सहनी जो है बीजेपी और जदयू के साथ चले सरकार बनाने, यह भी संभव है, कोई भारी बात नहीं है। और इस बात का अंदेशा तेजस्वी यादव को भी है, क्योंकि मुकेश सहनी के रग रग से केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी वाकिफ है। चलिए देखते हैं, समय बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 6 महीने का समय है। बिहार तो हर वक्त चुनावी मोड में होता है, अगर चुनावी मोड में नहीं होता है तो सरकार बनाने और बिगाड़ने के मोड में होता है। बिहार का मुखिया ही कब पलटी मारेंगे इस बात की गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। तो जब मुखिया के पलटी मारने की ही गारंटी नहीं दे सकता, तो बिहार में जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो वीआईपी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, कब कौन पलटी मारेंगे इसकी कौन गारंटी देगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।